पहली बात तो न्यायपालिका और न्यायिक व्यवस्था के बारे में खुली चर्चा होना किसी भी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी उसमें खामियां होती हैं उनको सुधारने के लिए जरूरी है कि उस पर खुली चर्चा हो सके। और इसी ऑब्जेक्टिव से मैंने वो ट्वीट किए थे जिस पर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चलाया गया। मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट इस समय जो सरकार की जो मनमानी चल रही है या लोकतंत्र को दबाने की कोशिश चल रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट खरा नहीं उतर रहा है और लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, और ये बहुत चिंता का विषय है। तो इस पर उन्होंने कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाया और शायद इस मकसद से चलाया कि मेरा भी मुंह बंद कर दें और इस तरह के लोगों का जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी तीखी टिप्पणी करना चाहते हैं उनका भी मुंह बंद कर दें। लेकिन उसका असर कुछ उल्टा ही हुआ। इस कंटेम्प्ट के मुकदमे ने दो तीन चीजें करी जो कि बहुत अच्छी हैं और हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए भी बहुत अच्छी हैं। पहली बात ये हुई कि इसके वजह से, इस मुकदमे और इस पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है पिछले 6 साल में जब से मोदी सरकार आई है, उस पर बहुत पैनी नजर लोगों की आ गई और लोग इस पर इसकी खूब व्याख्या करने लगे। बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस ने भी इसकी व्याख्या करी। दूसरी बात, इस पर भी बहुत फोकस आया कि हमारे लोकतंत्र में हुआ क्या है पिछले 6 साल में, इस पर भी बहुत चर्चा हुई इसके कारण। लेकिन तीसरी बात जो सबसे अच्छी ये हुई कि जो मकसद था कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाने का कि लोगों की आवाज या लोगों की तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बंद कर दी जाए, कोर्ट के बारे में, उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट हो गया कि लोग और ज्यादा तीखी टिप्पणी करने लगे और ज्यादा पैनी नजर से सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था को देखने लगे। तो इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के रवैये में भी सुधार होगा और वो सुधार ऑलरेडी दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने सुदर्शन टीवी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला या जिस तरह से ये 4 धाम हाईवेज के बारे में बोला, वो सुधार दिखने भी लगा है। क्या इस समय न्यायिक व्यवस्था की समस्या क्या है बड़ी? एक भ्रष्टाचार और दूसरा न्याय ना मिल पाना। सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कम मामले जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले लोअर कोर्ट में जिस तरीके से फरियादियों की बर्बादी होती है, जिस तरीके से उनका समय मरता है, खपता है, वो ज्यादा बड़ी समस्या है या तय बात है, इसको तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन काम किस पे ज्यादा तेजी से होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये पे सुधार करे, ये तो सब मानते हैं, लेकिन जो सिस्टम में सुधार है, चाहे वो कोलोजियम का मामला हो, चाहे वो जजों की नियुक्ति का मामला हो, इस सब में हम सुधार मतलब आपको क्या लगता है कि कैसे और कब हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक व्यवस्था के 2 अहम रोल होते हैं। एक तो जो आपस में लोगों के विवाद होते हैं उनको सुलटाना, उनका फैसला करना, निपटारा करना, और दूसरा अहम रोल जो है न्यायपालिका का, वो हमारे लोकतंत्र की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। दोनों ही बहुत जरूरी रोल हैं। अब जो विवाद सुलटाने की बात है उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो आम आदमी है इस व्यवस्था में प्रवेश ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वकील के पैसे नहीं है। अब बगैर वकील के ये व्यवस्था इतनी जटिल है, इसके प्रोसीजर्स इतने जटिल हैं कि बगैर वकील के आप इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। कोई गरीब आदमी के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा अगर पुलिस बना दे तो वो तो बस हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है जज के सामने या पुलिस के सामने, और इसी वजह से ज्यादातर लोग जो आज जेल में हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, वो अपनी बेल की भी व्यवस्था नहीं कर पाते।
दूसरी बात, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, डिले होता रहता है, सालों साल केस लंबित रहते हैं। तीसरी बात, जब फैसला भी होता है तो कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि जज साहब जो हैं या तो नासमझ हैं या कई बार बेईमान हैं। भ्रष्टाचार भी बहुत है न्यायपालिका में। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने बोली कि दूसरा जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का, कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, कि लोकतंत्र की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जज समझदार भी हो, इंडिपेंडेंट, ईमानदार भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, सरकार से इंडिपेंडेंट हो, विधायिका से इंडिपेंडेंट हो और स्ट्रांग हो, रोबस्ट हो। यानी कि जो ऐसी सरकार है जो बहुत स्ट्रांग है, जैसे इमरजेंसी में जैसी सरकार थी या आज जिस तरह की सरकार है, उनके खिलाफ खड़ा भी हो सकता हो, ऐसे जजों का रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। आज इन सारे पैमानों पर अगर हम देखें तो हमारी न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई दिखती है कि ग्राम न्यायालय का कानून लाया गया, इस वजह से लाया गया कि सरल तरह के न्यायालय होंगे जिसमें कि लोग बगैर वकील के जा सकें अपने आम केसेस का निपटारा कराने के लिए। उनका गठन नहीं किया गया। फिर तारीख पर तारीख इसलिए पड़ती है क्योंकि कोर्ट काफी नहीं है और जज जो हैं वो समझदार नहीं है। उसके लिए हमको चयन का सिस्टम ठीक करने की जरूरत थी। एक बिल्कुल स्वतंत्र चयन आयोग बनाने की जरूरत थी जो फुल टाइम बॉडी होती, जिसमें कि पारदर्शिता होती। वो नहीं किया गया और जजों की जवाबदेही के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। इम्पीचमेंट तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, जिसके चलते हुए कोई भी जज के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। और एक बिल्कुल ठोस स्वतंत्र आयोग बनना चाहिए था जजों के खिलाफ कंप्लेंट सुनने के लिए, वो नहीं बनाया गया। तो इसलिए, और इंडिपेंडेंस की तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इस समय कि और इसी वजह से ये जो पिछले 6 साल में जो हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खरा उतर पाया इस पैमाने पर कि भाई लोकतंत्र की रक्षा कर पाए या मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाए, इसमें जजों की स्वतंत्रता और खासकर चीफ जस्टिसों की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा रोल है। अब आपने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के रोल के बारे में कहा। आखिर इस 6 साल में, अगर आप 6 साल को स्पेसिफिक करते हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हुए जो बिल्कुल उससे लगा कि अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है? कई सारे तो फैसले ऐसे हुए और कई सारे केसों की सुनवाई जो नहीं हो पाई। अयोध्या का मामला देख लीजिए। जिन लोगों ने मस्जिद बिल्कुल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ध्वस्त करी, उन्हीं लोगों को आपने वो जमीन सौंप दी मंदिर बनाने के लिए। और धर्मनिरपेक्ष देश में का प्रधानमंत्री जाता है एक मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई मंदिर का शिलान्यास के लिए जाना बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। दूसरा, आपने राफेल के मामले में, जो कि उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार का मामला था, आपने, सरकार ने जो आपको सील्ड कवर में अनसाइंड नोट दिया, किसी के दस्तखत नहीं, कोई हलफनामा नहीं, उसके आधार पर आप फैसला दे देते हैं और उसमें सारी झूठी चीजें आप अपने फैसले में लिख देते हैं कि भाई सीएजी की रिपोर्ट आ गई, उसको सार्वजनिक कर दिया गया, जब तक आई भी नहीं थी। फिर बिरला सहारा मामले में आपने ये बोल दिया और ऐसे जज ने उसका फैसला कर दिया जो कि उन्हीं लोगों जिनके खिलाफ आरोप थे, शिवराज सिंह वगैरह, उनको अपने घर पर शादी में बुला रहा था। उस जज ने ये फैसला कर दिया कि बड़े लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स ने जो दस्तावेज रिकवर करे उस कंपनी से, जिसमें साफ साफ जाहिर था कि 40 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी को 9 इंस्टॉलमेंट्स में अहमदाबाद में कन्हैया जायसवाल ने अलग अलग दिन जाकर दिए, आप उसको कहते हैं कि बड़े लोगों की जांच नहीं हो सकती।
वही कंपनियां पैसे दे रही हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिनको सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिले हैं, और किसी को पता नहीं लगता, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता लगता। उस केस की आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, 3 साल हो गए, वो लंबित है। कश्मीर के मामलों की सुनवाई नहीं होती, सीए के मामले की सुनवाई नहीं होती। इससे क्या लगता है कि बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल सरकार माइग्रेंट वर्कर्स के केस में इतनी बड़ी समस्या हो गई, आपने सब कुछ अनदेखा कर दिया। और जब इतना शोर मच गया तो आपने खाना पूर्ति के लिए कोई केस सुओ मोटो शुरू कर दिया। तो इन सारी चीजों से यह साफ दिख रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस समय चरमरा गया है और सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। क्या सर ये सिर्फ 6 सालों में हुआ है या ये एक प्रक्रिया रही है धीरे 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 होने में? ये मतलब ये भी एक जानना जरूरी है। नहीं, देखिए 6 साल के पहले तो बड़े अच्छे अच्छे फैसले आए, तो 2G वाले मामले में, कोलगेट वाले मामले में, पुलिस रिफॉर्म्स के मामले में बहुत सारे आए। तो ये कि ये इलेक्शन कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड, अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह सब हलफनामे पर देने होंगे वगैरह वगैरह। इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट चरमरा गया था, जो हेबियस कॉर्पस केस में देखा गया, और अब पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं कि चरमरा गया है, क्योंकि एक बहुत ही ताकतवर सरकार, जो कि एक तरह से फांसीवादी सरकार है, वो ऑफिस में है, और जिसका पूरा काम करने का रवैया ये है कि सारे जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने कब्जे में कर लो। सीएजी को कब्जे में कर लिया। सीएजी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑडिट रिपोर्ट से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए हों। सरकार के कहने पर रफाल के सौदे के ऑडिट में प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए। ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट जो अनिल अंबानी को दिए गए, जो बिल्कुल बेईमानी से दिए गए थे, उसका ऑडिट ही छोड़ दिया सरकार के कहने पर। इलेक्शन कमीशन का देख लीजिए कि जो डेट्स हैं इलेक्शन की, वो सरकार को पहले पता लग जाती हैं, यानी कि सरकार ही डिक्टेट कर रही है कि क्या डेट हो, और मोदी जी के कन्वीनियंस पर वो डेट तय करी जाती है, मोदी जी और अमित शाह के कन्वीनियंस पर। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का एनफोर्समेंट मोदी और अमित शाह के खिलाफ नहीं किया जाता, बीजेपी लीडर्स के खिलाफ नहीं किया जाता। आप एनआईए को देख लीजिए, आप सीबीआई को देख लीजिए, आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देख लीजिए, पुलिस को देख लीजिए, सारी एजेंसीज को बिल्कुल सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। मीडिया को देख लीजिए, और न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश करी गई है, और काफी हद तक सरकार के कब्जे में ऐसा लग रहा है कि आ भी गई है। और यही बात वो 4 सीनियर जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि भाई चीफ जस्टिस जो हैं, बहुत संदिग्ध सेंसिटिव केसेस, पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस, ऐसी बेंच को भेज रहे हैं, अरुण मिश्रा जैसे जजों को, जो कि उसका निपटारा एक तरह से सरकार के हक में कर देंगे, जिससे लोकतंत्र बहुत खतरे में है। पहली बार ऐसा हुआ कि जजों ने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, जो सीनियर मोस्ट 4 जजेस थे चीफ जस्टिस के पास, उन्होंने खुलकर ये बात बोली। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि पिछले 6 साल में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। क्या आपको लगता है कि अभी के फैसले के बाद सरकार पर भी बराबर का दबाव होगा न्यायपालिका को मुक्त रखने के लिए, या न्यायपालिका को ही पूरा, या सुप्रीम कोर्ट को ही पूरा एसेट करना होगा अपने आप को स्वस्थ, साफ सुथरा और निष्पक्ष दिखाने के लिए? देखिए, ये सरकार तो कोई दबाव से प्रभावित होती नहीं है, सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन का थोड़ा सा दबाव, वो भी जहां इलेक्शन के ऊपर असर पड़ रहा हो वहां पर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर तो बिल्कुल सरकार दबाव महसूस नहीं करेगी कि न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर लेने के मुद्दे पर।
इसलिए न्यायपालिका को ही अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। और जो लोग कम से कम ऐसे जज जो ये समझते हैं कि भाई इतिहास उनको जज करेगा, जिनके कम से कम मन में जो जो थोड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड और ईमानदार जज हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि भाई इतिहास उनको कैसे देखेगा आगे चलकर, कि उन्होंने इस समय, इतने क्रिटिकल समय पर, जहां पर हमारे लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला हो रहा है, वहां पर लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या किया। आप जनहित के बहुत सारे मामलों को उठाते रहे हैं और करते रहे हैं। अभी हाल में जो दिल्ली का दंगा हुआ था, उसको लेकर के भी आप बहुत संवेदनशील रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें भी जानबूझ करके कुछ लोगों को फंसाया जा रहा है या एक तरफा बातचीत हो रही है? बिल्कुल साफ है कि जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी को दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये दंगा भड़काने की एक कॉन्स्पिरेसी थी। वो कह रही है कि ये प्रोटेस्ट ही एक कॉन्स्पिरेसी था दंगा भड़काने के लिए। तो जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे या जो लोग इसकी मदद कर रहे थे, वो सब इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस तो करीब करीब सीधा सीधा यही नैरेटिव बाहर लाई है ना, ये सारे चार्जशीट्स वगैरह के द्वारा, और जो उनके बयान वगैरह आए हैं। और इसमें मेलाफाइडी इतनी क्लियर है कि जिन लोगों के बिल्कुल साफ साफ वीडियोस हैं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा वगैरह के, जो साफ साफ कह रहे हैं कि हम हिंसा करेंगे, गोली मारो सालों को, और उसके बाद हिंसा होती है। और उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस सब में लोग कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा ने ये आवाज दी है कि जाकर मुसलमानों को मारो, और हम जाकर मार रहे हैं, हमने इस मुसलमान को मार दिया, हमने उसका घर जला दिया। सारे व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस में बिल्कुल साफ हैं। उन लोगों के खिलाफ आज तक, कपिल मिश्रा के खिलाफ या अनुराग ठाकुर के खिलाफ, दिल्ली पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है। और योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर जैसे लोग, जिनके वीडियोस बिल्कुल साफ हैं, जो सब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई किसी तरह से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई हिंसा की संभावना हो, उन लोगों को आप नेम करते जा रहे हैं, चार्जशीट करते जा रहे हैं, बुलाते जा रहे हैं, पूछताछ करते जा रहे हैं। इससे ज्यादा, और आपका जो स्पेशल कमिश्नर है दिल्ली पुलिस का, वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को चिट्ठी लिख रहा है कि हिंदुओं को मत बुलाओ पूछताछ करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं में बहुत रिजेंटमेंट है। इससे ज्यादा बेईमानी ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली पुलिस के द्वारा। मैं बिल्कुल सोच समझ के ये अल्फाज यूज कर रहा हूं। ये एक सोची समझी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली पुलिस के आला अफसरों और सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करी है। इस तरह के लोग, जो कि इन प्रोटेस्ट्स में बिल्कुल पीसफुल बढ़िया प्रोटेस्ट थे, जिसमें संविधान पढ़ा जा रहा था, छोटे मतलब स्टूडेंट्स को संविधान के मूल समझाए जा रहे थे, बिल्कुल कोई वायलेंस नहीं थी, उन लोगों को फंसाने की ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और साजिश है दिल्ली पुलिस और उनके कुछ पॉलिटिकल बॉसेस के द्वारा। लेकिन ये बात ठीक है कि इनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन आप लोग या बाकी एक सवाल ये भी उठाते रहे हैं लोग कि ताहिर हुसैन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की जाती है? ताहिर हुसैन जिस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहा, या उसके जैसे दर्जनों ऐसे लोग होंगे, उसके खिलाफ क्यों नहीं बातचीत की जाती है? देखिए, ताहिर हुसैन का मैंने इतना ज्यादा उसका स्टडी नहीं किया, लेकिन बहुत सारी झूठी चीजें ताहिर हुसैन के बारे में भी फैलाई गई हैं। मीडिया ने कितना झूठी चीजें उसके खिलाफ फैलाई हैं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं ताहिर हुसैन के लिए कुछ वाउच नहीं कर सकता कि वो कितना इन्वॉल्व था, नहीं था, उसने क्या किया, नहीं किया। उसके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जरूर करिए, ईमानदारी से करिए। लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर जिनके वीडियो हैं कि वो लोगों को मार रहे हैं, उनसे कह रहे हैं राष्ट्रीय गान गाओ नहीं तो हम तुम्हें पीटेंगे, मार मार के उनकी जान ले ली,
पुलिस वालों ने, और जो पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे कि उनके हिंसा का एविडेंस मिट जाए, और जो पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं, खुद पत्थर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है पुलिस का? आपने जैसे कहा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, वो शायद उसी तरफ बात होगी, या जो आगे नतीजा निकलता है वो होगा। सर, एक सवाल अन्ना आंदोलन को लेके, अभी आपने एक बातचीत में कहा था कि अन्ना आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी पुष्पित पुलपित कर रही थी, तो इस बात से आप कितना अब अभी भी उसी पर मतलब मैं मानता हूं कि आप वही कहेंगे, तो क्या लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जैसे आशुतोष हैं आपके साथी, मतलब आपके साथ भी उन्होंने अन्ना आंदोलन में काम किया, तो उनका कहना है कि नहीं ऐसा, ये मैं इस बात से ना इत्तेफाक रखता हूं, आपकी बाकी सभी बातों से आपसे इत्तेफाक रखते हैं, बातचीत आपको बहुत आदर सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन इस बात से आपकी वो ना इत्तेफाक रखते हैं। नहीं, जो मैंने आशुतोष का लेख पढ़ा, जी, आशुतोष ने जो लिखा है मेरी राय में बिल्कुल ठीक है, और मैंने जो बोला उससे बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं है। मैंने ये कभी भी नहीं बोला, और मैं ना ये मानता हूं कि अन्ना को, और ये पूरा अन्ना आंदोलन जो है ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा रचा गया था। मैंने ये कभी नहीं कहा, ना मैं ये मानता हूं। मैं ये भी नहीं मानता, या मैंने कभी नहीं कहा कि अन्ना कोई आरएसएस या बीजेपी के फ्रंट थे। मैंने ये बोला कि इसका अब मुझे ये पूरा एहसास हो गया है कि इसका प्रोत्साहन, इसको आगे बढ़ाने का, इसको सपोर्ट करने का फैसला आरएसएस और बीजेपी ने ऑर्गेनाइज्ड तौर पर लिया और इसको सपोर्ट किया अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए, कि इस आंदोलन के वजह से कांग्रेस की सरकार को गिराया जा सके और भाजपा पावर में आ सके। और ये हुआ, और इसके होने से अनफॉर्चुनेटली इस देश को बहुत, और इस देश के लोकतंत्र को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में तो करप्शन था, बहुत करप्शन था, उसमें कोई शक नहीं है। लोकपाल बनना जरूरी था, लेकिन भाजपा ने तो हद ही कर दी है। इन्होंने तो सारी लोकतंत्र की मर्यादा बिल्कुल ध्वस्त कर दी है। सारे इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सारी यूनिवर्सिटीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे पूरे कल्चर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरह की गाली गलौज की, धमकी देने की पूरा एक कल्चर इन्होंने प्रमोट कर दिया अपने आईटी सेल द्वारा, जो कि सीधा सीधा प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित। अगर आप स्वाति चतुर्वेदी की किताब पढ़े, आई एम अ ट्रोल, उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दिया है कि कैसे प्रधानमंत्री खुद आईटी सेल, भाजपा का जो आईटी सेल है जिसका काम है सिर्फ झूठी और हेटफुल न्यूज फैलाना और लोगों को ट्रोल करना, गालियां दिलवाना, उसका पूरा संचालन खुद प्रधानमंत्री करते हैं अमित मालविया के थ्रू। एंड आपने ऐसा कल्चर फैला दिया है कि आपने पूरे हमारे सिविलाइजेशन वैल्यूज, हमारे सेकुलरिज्म तो एक बात है, लेकिन सारे सिविलाइजेशन वैल्यूज, गाली गलौच, मार पीट और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर अटैक, साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अटैक, इस तरह का कल्चर हिंदुस्तान में, मतलब दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो इन लोगों ने कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कॉन्सिक्वेंस हुआ उस आंदोलन का, कि उसकी वजह से ये लोग सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद पूरे हमारे लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब सरकार में है, आप उनके साथ पहले थे, अब उस तरीके से नहीं है, क्या अब फिर काम करने का अगर मौका आंदोलन के लिए या किसी और आगे की भविष्य की तैयारी के लिए आपसे आग्रह किया जाए, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं, अरविंद का तो कैरेक्टर धीरे धीरे कर 2014 में सामने आ गया। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसी के बाद एक एक करके ये सब चीजें सामने आती गई कि वो बिल्कुल अनस्क्रूपुलस है,
डिक्टेटोरियल है, और तीसरी बात उसका कोई पॉलिसीज वगैरह बनाने में कोई रुचि नहीं है। वो कहता है हम कन्वीनियंस के हिसाब से जब मौका आएगा, मौका परस्त तरीके से हम तय करेंगे कि इस पर हमारी पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं होगी। उसकी कोई पॉलिसी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। और देयरफॉर जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, जो वैकल्पिक राजनीति करने के लिए पार्टी बनाई गई थी, उसको उसने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और एक बिल्कुल वो छुटभैया पार्टी, जो कि ठीक है दिल्ली सरकार चला रहे हैं, चलाते रहेंगे, लेकिन कोई व्यवस्था में कोई, तो लोकपाल ही छोड़ दिया उसने। मतलब पूरा जो पार्टी जिस आंदोलन पर खड़ी हुई थी वही छोड़ दिया। दिल्ली में वो लोकपाल बनने ही नहीं देना चाहता ही नहीं है कि कोई, उसने अपने सारे अकाउंट्स, सारे उसकी पारदर्शिता खत्म कर दी। हर मतलब जो भी हमारे मूल थे, जिस आधार पर हमने पार्टी बनाई थी, सब ध्वस्त कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा। और ठीक है, आप मतलब जैसे और पॉलिटिशियंस होते हैं उस तरह से आप कोई एक सरकार में सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वजह से कोई ठीक ठाक बदलाव हो पाएगा इस देश में। देश में इस समय एक किसान आंदोलन की आहट हो रही है। आज ही खबर सबने पढ़ी जो कल हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से दे दिया है। आपको क्या लगता है कि किसानों के जो के संबंध में जो 3 अध्यादेश आए हैं, उनको लेकर के आपका क्या विचार है, और या ये कि किसानों से किस तरीके से उनकी समस्याओं से निपटा जा रहा है? देखिए, किसानों के प्रति तो ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है जी। शुरू से हम ये देख रहे हैं कि किसान क्या, सारे गरीब आदमी, उन्होंने माइग्रेंट लेबर कहते हैं उसके बारे में कोई डेटा ही नहीं रखा है। बेरोजगारी के बारे में, मतलब डेटा रखने की सारी मशीनरी को खत्म करते जा रहे थे। बेरोजगारी के बारे में सरकार कोई डेटा नहीं रखती है, लेकिन दूसरे लोग जो डेटा रखते हैं उनके बाद उनसे निकल कर आया कि कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। मोदी जी ने बोला था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां हर साल कम करते गए हैं। 2 करोड़ से 20 साल तो बहुत ज्यादा कम हो गई। दूसरी बात, पूरी इकोनॉमी के बारे में कोई परवाह नहीं है। बस अडानी और अंबानी की थैली भरती रहे, उसकी मोनोपोली होती जाए, बस यही इनकी कोशिश है, क्योंकि पैसा उन्हीं से मिलता है। सो कोई संवेदनशीलता नहीं। अगर चुनाव के लिए कुछ करने की इनको जरूरत लगती है तो वो दिखावा करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि हम हर काम दिखावे से, परसेप्शन क्रिएट करके चला सकते हैं। कोई असल काम नहीं करना है, बस परसेप्शन क्रिएट करना है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री ने भाषण में बोल दिया हमने 10 लाख करोड़ दे दिए प्रवासी मजदूरों को। मतलब बिल्कुल सारा बिल्कुल बेबुनियाद झूठा। या बोल दिया कि चीन हमारे देश में नहीं घुसा है। कुछ भी बोल दो, और क्योंकि मीडिया आपके साथ है तो वो झूठी झूठी खबरें चलाते रहेंगे। मतलब ये लोग एक पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी जिसको कहते हैं ना, जिसमें कि लोगों की क्षमता ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि क्या झूठ है क्या सच है, यही क्षमता खत्म हो जाए, इस तरह की सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा और परसेप्शन पर चलेगी। क्या देश में आप इस समय कोई आंदोलन की आहट देखते हैं? खासतौर से मैं अगर पिछले 10-15 साल में देखूं, 20 साल में भी अगर कह लीजिए, तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं तैयार हो पाया है। कोई अब छात्रों के नाम पर, किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है जो आंदोलन के रूप में। क्या सिर्फ ये सुविधावादी राजनीति की मजबूरी है या क्या है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया है, और वो खड़ा होने की जरूरत है। और ये आंदोलन सिविल सोसाइटी को ही खड़ा करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज से थोड़ा हटकर। पॉलिटिकल पार्टीज उसमें भले ही शामिल हों,
मुझे आज दिख रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन इस देश में खड़ा किया जा सकता है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर, क्योंकि आज जो इस देश का युवा है इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा विचलित है और ये रोज दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है। तो इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। आप निश्चित रूप से देश एक सही दिशा में चले, सही उसमें रहे। लेकिन आप एक बात बताइए, न्यायपालिका पे एक अंतिम सवाल के तौर पे मैं लेता हूं इसको, ये जजों की नियुक्ति के लिए क्यों नहीं एक मतलब सरकार और जजेस मिल करके काम करते हैं, उनके लिए कोई आयोग बने, कोई उनके लिए अलग सा काम हो। वही लगभग 200 परिवार, जैसा कि बताया जाता है, मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूं, के ही लोग जज और उसमें आगे आते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई है कि इस न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ना तो सरकार की कोई रुचि है और ना ही जजों की कोई रुचि बची है, क्योंकि जजों को तो बड़ा आराम है, उनको खूब अच्छी आराम तलब नौकरी मिली हुई है, भ्रष्टाचार भी करो तो कोई पूछने वाला नहीं है, अपने भाई भतीजों को जज बनवा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेट एक आम आदमी के मनमानस में बिल्कुल छा जाने की स्थिति में अगर एक शख्स इस समय है तो उसका नाम है प्रशांत भूषण। प्रशांत जी ने इधर इतने सवाल न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के उठाए और उसके कामकाज को लेकर के उठाए, जिसके बाद से लगा कि इस कानून व्यवस्था में हमारी भी कोई सुनने वाला है, हमारी भी कोई बात आगे तक पहुंचाने वाला है। अभी तक कानून व्यवस्था को लेकर के एक कभी जनमानस में एक डर होता है था, कभी एक थोड़ी सी शंकाएं होती थी और कभी ना पहुंच पाने की स्थिति होती थी। आज कानून की जो स्थिति है वो लगभग जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली है और ऐसी स्थिति में कुछ जब सवाल उठाए जाते हैं उसकी प्रक्रिया